नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से हम स्प्रेडशीट के अंदर छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो हैं, अगर हमें कोई छोटा सा फॉर्मूला लिखना है, किसी भी प्रकार की छोटी कोई कैलकुलेशन अगर हमें करानी है तो वो कैसे कराते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए हमें 2 नंबर का एडिशन कराना है, या हमें कुछ नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कराना है, और अगर कुछ नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं यानी कि ऑलरेडी सेल में डेटा एंटर्ड है और उस डेटा पर हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है, किसी भी तरह की कैलकुलेशन, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या हमें कुछ और हमें कराना है, जैसे 4 नंबर को जोड़ के उनको हमें डिवाइड करना है, हमें परसेंटेज निकालनी है, कुछ भी इस तरह की जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती हैं, हमें एवरेज निकालना है ना, हमें मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है, इस तरह की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी तो सिंपल तौर पे हम बात करेंगे कि मान लीजिए 2 नंबर हैं, मान लीजिए कोई भी मैं बोलूं 5 और 20, मुझे इनका एडिशन चाहिए सेल में, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, हम रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी स्प्रेडशीट पढ़ रहे हैं कि एक्सेल में हम स्प्रेडशीट तैयार करते हैं, और एक्सेल में हम जब फाइल ओपन करते हैं हमें एक वर्कबुक मिलती है ना, और उस वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट्स होती हैं, राइट। और वर्कशीट जो है वो कई सारे रोज और कई सारे कॉलम से मिलकर बनती है। मतलब जब हम एक वर्कशीट को देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की नजर आती है, उसमें कई सारे रोज, कई सारे कॉलम्स से मिली हुई ऐसी वर्कशीट नजर आती है, और हर एक रो, हर एक कॉलम के इंटरसेक्शन पर हमें क्या मिलता है, एक सेल। ये क्या है, एक सेल। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जो भी डेटा एंट्री होती है वो सेल्स में होती है, ठीक है, हर एक सेल में। जैसे कि यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के नाम डाल रहे हैं, यहाँ उनके मार्क्स डाल रहे हैं, यहाँ उनकी परसेंटेज डाल रहे हैं, इस तरह से। और फिर डेटा एंटर करके हम डेटा पर कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज, डेटा से संबंधित ग्राफ या चार्ट तैयार करना, या डेटा को सॉर्ट करना, फिल्टर करना, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। डेटा पर विभिन्न प्रकार की जो टूल्स हैं, विभिन्न प्रकार की जो हमारे फीचर्स हैं, अभी हम देखेंगे स्प्रेडशीट के, वो हम अप्लाई करके अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेटर वे में, राइट। उस डेटा पर ग्राफ या चार्ट तैयार कर सकते हैं। और स्प्रेडशीट का एक बहुत बड़ा फायदा है कि इसमें हमारे पास तरह तरह के फंक्शंस हैं, जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शंस टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। हमारे पास इसमें स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शंस भी हैं, जिनसे हम स्ट्रिंग्स को जोड़ना, यानी कि जैसे हमने एक उसमें नाम डाले हुए हैं, एक कॉलम में हमने सरनेम डाले हुए हैं, उनको जोड़ना है हमें, और उनके बीच में एक एक स्पेस भी आनी चाहिए, नाम, स्पेस और सरनेम, है ना। तो ऐसे स्ट्रिंग से संबंधित कुछ काम करने हो, परसेंटेज निकालनी है, डिवीजन करना है, किसी भी तरह की मैथमेटिकल या स्ट्रिंग बेस्ड कैलकुलेशंस के अलावा हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल, स्टैटिस्टिकल, अकाउंटिंग रिलेटेड कैलकुलेशंस, तरह तरह की कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। उनके लिए हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम खुद फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, कैसे क्या माइनस प्लस करना है, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसके अलावा लॉजिकल फंक्शंस हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पर लॉजिकल डिसीजन में कैलकुलेशन कैसे होती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, दिस इज समथिंग लॉजिकल। तो लॉजिकल फंक्शंस भी हैं जिनकी मदद से आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। और डेटा हम एंटर कर रहे हैं तो डेटा सही एंटर हो, इसके भी टूल्स हैं, तो वो उनको हम धीरे धीरे जानेंगे। तो आज हम शुरुआत इस चीज से कर रहे हैं कि कैसे 2 नंबर का, 3 नंबर का प्लस माइनस
गुणा भाग ये सब करना हो तो वो कैसे करें। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो बड़ी बड़ी चीजें भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो कोई भी दो नंबर है, उनका प्लस निकालना है या कुछ माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करना हो। अब जैसे किसी भी सेल में हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल्स टू। हम उस सेल में जाएंगे और इक्वल्स टू लिख देंगे। फॉर्मूले की स्टार्टिंग आप बेसिकली क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। तो फॉर्मूले की जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है, इक्वल्स टू से। तो सबसे पहले इक्वल्स टू लगा देना है। उसके बाद मैंने लिखा 5 + 6 और एंटर की दबा दी, आउटपुट आ जाएगा। उस सेल में क्या आ जाएगा, जैसे यहां पर लिखा इक्वल्स टू और आगे लिखा 5 प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर लिखा 6, एंटर दबाया। एंटर दबाते ही ये फॉर्मूला यहां नहीं दिखेगा आपको, क्या दिखेगा यहां पर, 11। ठीक है, तो जैसे ही एंटर देंगे, ये फॉर्मूला लिखा था इस वाले सेल में, ये फॉर्मूला लिखा, जैसे ही एंटर की दी, यहां पर क्या आ गया, 11। आप कहेंगे नहीं मुझे तो 5 + 6 + 7 करना था, तो वो चीज यहां भी कर सकते हैं, या फिर आप जाइए फॉर्मूला बार। आपको पता है यहां पर ऊपर फॉर्मूला बार होती है, ये वर्कशीट स्टार्ट होती है, रोज और कॉलम्स स्टार्ट होते हैं, उससे पहले यहां पर एक फॉर्मूला बार आती है। ठीक है, यहां पर होती है फॉर्मूला बार। और जब आप इस सेल पर क्लिक करेंगे, क्यों बोला जाता है इसको फॉर्मूला बार, क्योंकि यहां पर आपको 11 दिख रहा है। आपने इस 11 जिसमें लिखा हुआ है उस सेल पर क्लिक किया, तो अगर ये 11 किसी फॉर्मूला से आया है तो वो फॉर्मूला कहां दिखेगा, यहां पर। यानी कि आप इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहां आपको नजर आ जाएगा 5 + 6। ठीक है, अब आप गए और आपने इधर लिख दिया 5 + 6 + 1। जैसे ही आपने एंटर की दी, एंटर की देते ही यहां पर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो फॉर्मूला बार में आप जाएंगे तो फॉर्मूला बार में आपको नजर आ जाएगा कि इस आउटपुट के पीछे क्या फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूला बार पे भी अपने फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं, या फिर जब आप इस सेल पर डबल क्लिक करेंगे ना, तब भी आपको फॉर्मूला नजर आ जाएगा, या जो कैलकुलेशन आपने लिखी है वो नजर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब मैंने सेल पर क्लिक किया, यहां इक्वल्स टू लिखा और यहां लिख दिया 10 और फिर स्लैश लगाया और 2 लिख दिया, यानी कि 10 / 2। एंड देंगे, एंटर की देते ही यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहां पर 5 दिख रहा है, आप इस सेल पर क्लिक कीजिए, सारा जो भी फॉर्मूला है वो आपको यहां पर नजर आ जाएगा। तो हमने प्लस किया, डिवाइड किया। अब कुछ भी आपको 4 नंबर प्लस करने हैं या कोई भी आप चीज दे रहे हैं, वो कैलकुलेशन हो जाएगी। और यहां पर जैसे हमने लिखा, क्या लिखा हमने, हमेशा स्टार्टिंग इक्वल्स टू। जैसे ही आप इक्वल्स टू लिखते हैं किसी सेल में, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को, एक्सेल को ये समझ आ जाता है कि आप यहां पर कोई कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इक्वल्स टू लिखने के बाद वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इक्वल्स टू ये इंडिकेशन है कि भाई यहां पर अब कैलकुलेशन होने जा रही है। ये कोई सिंपल डेटा नहीं है, ये एक फॉर्मूला यहां पर काम में लगेगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू से फॉर्मूले की स्टार्टिंग होती है, और उसके बाद आप जो भी कुछ करना चाहें, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2 + 5 - 10, कुछ भी जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसके अनुसार आपको आउटपुट मिल जाएगा। मैंने लिखा 5 × 100, या मैंने कुछ और लिखा, लेट्स से 200 × 100 / 100, या कुछ भी इस तरह से, मतलब
आप कुछ भी जो भी आप टाइप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसका आउटपुट आपको सेल में नजर आ जाएगा और फॉर्मूला बार में आपको उसका, जब आप सेल पे क्लिक करेंगे तो उस आउटपुट के पीछे जो फॉर्मूला है वो नजर आएगा। यहाँ फॉर्मूला बार में एडिट कर सकते हैं, सेल में एडिट कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेशन में आप फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी कैलकुलेशन करी जाती है। तो अभी हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने यहां पर ये लिखा है, जैसे आपने यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 5, 10, ये सब क्या है? ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर। 2 मीन्स 2 डजंट मीन 3 और 4। 2 का मतलब क्या है? 2 ही है। 2 का मतलब कुछ और नहीं होगा। तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर, ये क्या है? नंबर कांस्टेंट्स है। 2 एक नंबर कांस्टेंट है, 5 एक नंबर कांस्टेंट है, ऐसे यहाँ पे लिखा है 10, ये भी एक नंबर कांस्टेंट है। यानी कि ये कैलकुलेशन किस पर परफॉर्म होगी? 2, 5, 10 नंबर कांस्टेंट्स पर ही परफॉर्म होगी। ठीक है, अब यहां तो हमने फॉर्मूला में कांस्टेंट्स दिए, लेकिन मान लीजिए यहां पर मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं 2, 5 और 10। मैं इन नंबरों पर कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहती हूं। यानी कि सेल में कुछ डेटा लिखा हुआ है और हम नहीं चाहते कि 2, 5 या 10 पर कैलकुलेशन हो। हम ये चाहते हैं इस सेल में लिखा हुआ है, इस सेल में जो लिखा हुआ है और इस सेल में जो लिखा हुआ है उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो। ठीक है, तो अभी तक तो हम कैलकुलेशन किस पे परफॉर्म कर रहे थे? कॉन्स्टेंट्स पर। लेकिन अब हम चाहते हैं कि सेल में जो चीज लिखी हुई है उस पर ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो। ठीक है, तो ये हमारी पहली रो है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये फोर्थ है। ऐसे ही ये ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी और ई। ठीक है, तो अभी तक तो हम कांस्टेंट्स की बात कर रहे थे, लेकिन सेल में लिखे हुए डेटा पर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहां पर हम क्या चाहते हैं कि B1 प्लस C1 प्लस D1 हो जाए। तो हम क्या फॉर्मूले में हम इक्वल्स टू लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे B1 प्लस C1 प्लस D1। ठीक है, कैलकुलेशन जो है वो अब की बार किस पर परफॉर्म होगी? सेल में लिखे डेटा पर। यहां पर हमने कांस्टेंट्स दिए थे, यहां पर हमने क्या दिया है? व्हाट इज दिस? B1, इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। सेल का नाम, आप फॉर्मूले में सेल का नाम दे रहे हो, यानी कि सेल को रेफर कर रहे हो, है ना? कि B1 सेल में जो वैल्यू लिखी हुई है उस पर प्लस करो। किससे प्लस करो? C1 में जो लिखा हुआ है, C1 में जो डेटा एंटर है उसको इसके साथ जोड़ दो। इसी तरह से D1 सेल में जो लिखा हुआ है उसको भी ऐड कर लो। इन तीनों को ऐड करके आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हम कांस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पर हम सेल को रेफर कर रहे हैं। सेल के नाम से हम सेल को रेफर करते हैं। सेल को रेफर कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा कि A5 में ये लिख दो, तो A5 कौन सा हुआ? ये हमारा, है ना? ये A1, A2, A3, A4, A5, यानी कि ये वाला। दिस इज सेल रेफरेंस, कि भाई सेल को रेफर कर रहे हैं, सेल को रेफर करते हैं उसके नाम से। और नाम कैसे होता है? A1, A5, A4, B6, C2, D3, ये सेल रेफरेंसिंग है। तो अब कैलकुलेशन किस पे परफॉर्म होगी? सेल के अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ है उस पर कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो ये दो तरह से कैलकुलेशन होती है। अब जैसे मैं यहां पर लिख रही हूं तो मैं खुद टाइप कर सकती हूं B1, C1, D1। मेरे को दिख रहा है कि सेल का नाम ये है, या तो मैं खुद लिख दूं B1, C1, D1, या फिर मैं इक्वल्स टू लिखूंगी
और B1 पे जब क्लिक करूंगी तो अपने आप मेरे फॉर्मूले में लिखा हुआ आ जाएगा B1। फिर मैंने लिखा प्लस और C1 पे क्लिक कर दिया तो अपने आप फॉर्मूले में आगे लिखा हुआ आ जाएगा C1। फिर मैंने प्लस लिखा और D1 पे क्लिक कर दिया तो लिखा हुआ आ जाएगा D1। यानी कि जब आप फॉर्मूले की शुरुआत कर देते हैं और आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो उस फॉर्मूले में सेल का नाम आ जाता है। ठीक है, आपको सेल का नाम देखकर सही नाम लिखा कि नहीं लिखा ये भी आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। आप क्लिक कर देंगे तो सेल का नाम फॉर्मूले में आ जाएगा और ये चीज तभी होगी जब आपने इक्वल्स टू लगाकर फॉर्मूले की शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से मैन्युअली कैलकुलेशंस होती हैं। दो तरह से कैलकुलेशंस होती हैं, है ना। एक तो कैसे, एक तो फॉर्मूला के द्वारा होती है और कैलकुलेशंस होती हैं जो एक्सेल में फंक्शंस बने हुए हैं उनके द्वारा। दो तरीकों से होती है। तो अभी हम सबसे पहले जो देख रहे हैं वो है कि फॉर्मूले के द्वारा कैसे कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम फंक्शंस को भी देखेंगे। फंक्शन से ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, फॉर्मूला जो है उसमें थोड़ा सा मैन्युअली हमें चलना पड़ता है, लेकिन कैसे भी आप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला की शुरुआत इक्वल्स टू से करनी होगी। इक्वल्स टू जैसे ही आपने सेल में लिखा फॉर्मूले की शुरुआत हो जाएगी। अब कहीं और क्लिक कर दिया या कुछ, वो चीज नहीं चलेगी। अगर आपने किसी सेल पर क्लिक किया तो फॉर्मूले में उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि मैंने B1 पे क्लिक किया, यहाँ आ गया B1 अपने आप। फिर मैंने लिखा प्लस और C1 पे क्लिक किया, C1 आ गया फॉर्मूले में लिखा हुआ। प्लस लिखा, D1 पे क्लिक किया, D1 का नाम आ गया। तो मैं खुद लिख सकती हूँ या फिर ऑटोमेटिकली। तो सेल को रेफर करने के ये तरीके हैं। और इस तरह से सेल रेफरेंसिंग के द्वारा आप सेल में लिखा हुआ डेटा जो है उस पर भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स 2, 5, 10 ऐसे, या फिर सेल रेफरेंसिंग के द्वारा कैलकुलेशन करी जाती है। सेल रेफरेंसिंग करने का फायदा ये होता है कि जब हम सेल रेफरेंसिंग करते हैं तो कभी भी हमने लिखा हुआ है B1 तो B1 में क्या लिखा है 2। आज मैंने 2 लिखा हुआ है तो कैलकुलेशन 2 के अकॉर्डिंग आ रहा है आउटपुट। लेकिन कभी भी इस 2 को मैंने बदल दिया, यानी कि इसको लेट से मैंने कर दिया 3, तो अपने आप क्या होगा, जहां जहां B1 को रेफर किया गया है वो कैलकुलेशन अपडेट हो जाएगी, अपने आप 2 की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी तक B1 C1 प्लस D1 कर रखा था, है ना, और B1 में लिखा हुआ था 2, तो आउटपुट क्या आ रहा था, ये आ रहा था 5 और 2 लिखा हुआ था 6, 7, 17 आउटपुट आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने 3 करा तो अपने आप 18 हो गया, अपने आप हो जाएगा। वो क्यों हुआ, क्योंकि आपने सेल को रेफर किया हुआ है। सेल की वैल्यू में, सेल के अंदर जो आपने लिखा है उसमें कभी भी बदलाव करने पर, किसी भी फॉर्मूले में आपने उस सेल को रेफर किया हुआ है, वहां पे ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो अपने आप अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो सेल रेफरेंसिंग का देखिए ये फायदा है कि सेल रेफरेंसिंग करने से अगर आप कभी भी चेंज करेंगे तो आउटपुट भी अपडेट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट में मार्क्स लिखे हुए हैं और मेरी कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो मैंने 50 बच्चों के नाम लिख रखे हैं और उनके मार्क्स भी 5-5 सब्जेक्ट में उनके जो मार्क्स हैं वो भी दे रखे हैं। अब मैंने उनका टोटल भी निकाला हुआ है, मैंने परसेंटेज भी निकाली है। मान लीजिए एक बच्चे के किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स जो हैं वो बदल गए, कुछ रीचेकिंग हुई या जो भी कुछ हुआ, तो उसके जो नंबर हैं वो बढ़ गए या घट गए, कुछ भी हुआ, तो अब क्या होगा, क्योंकि मैंने सेल रेफरेंसिंग करी हुई थी, तो सेल रेफरेंसिंग करने से जैसे ही उसके नंबर में चेंजेस हुए, उसका जो रिजल्ट है वो अपने आप अपडेट हो गया। यानी उसकी परसेंटेज निकाली हुई थी, टोटल निकाला हुआ था, वो अपडेट हो गया।
मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल उसके जो मार्क्स थे, मान लीजिए मार्क्स 50 थे और अब 55 हो गए, तो मैंने बस वहां पे कर दिया 55। अब उसका टोटल परसेंटेज, उसकी पूरी रिपोर्ट कार्ड, अपने आप सब चीजें अपडेट हो जाएंगी। और ये क्यों? क्योंकि हमने सेल रेफरेंसिंग करी हुई थी। अगर मैं ऐसे करती ना कि मार्क्स 50 प्लस 55, अगर मैं कांस्टेंट करती तो ये चीज अपडेट नहीं होती। सेल रेफरेंसिंग करने से सेल की वैल्यू में चेंज करने पर उसका आउटपुट यानी कि रिजल्ट अपने आप अपडेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद हम प्रैक्टिकली इन सभी चीजों को करके देखेंगे। बच्चों ब्रेक हमने ले लिया। ब्रेक के बाद अपनी कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि हम दो तरह से फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। फॉर्मूले में हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, यानी कि 2, 9, 8 लाइक दिस, और हम फॉर्मूले में सेल रेफरेंसिंग भी कर सकते हैं। तो जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, स्प्रेडशीट की एक अपनी उपयोगिता है कि उसमें तरह तरह की कैलकुलेशंस करी जा सकती हैं। मैथमेटिकल, टेक्स्ट बेस्ड कैलकुलेशंस, लॉजिकल कैलकुलेशंस, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग कैलकुलेशंस, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, तरह तरह की कैलकुलेशंस करी जा सकती हैं। ठीक है, डेटा को आप कैलकुलेशन करके एनालाइज कर सकते हो। तो कैलकुलेशन दो तरह से कर सकते हैं, फॉर्मूलाज से, या फिर इसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, हर तरह के इनबिल्ट फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस को काम में ले सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। तो कैलकुलेशन कराने के लिए फॉर्मूला जो हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं उसमें कांस्टेंट हो सकता है या फिर सेल रेफरेंसिंग हो सकती है, और इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। यानी कि हमने सेल को भी रेफर किया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है B1 + C1 + D1 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और सेल रेफरेंसिंग भी है। ठीक है, तो कांस्टेंट्स या फिर सेल रेफरेंस, है ना, और या इन दोनों का मिक्सचर, कैसे भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं और कैलकुलेशंस करा सकते हैं। तो जब हम कांस्टेंट लिख के कर रहे हैं तो कांस्टेंट का आउटपुट आ जाएगा, और सेल में जो लिखा हुआ है वो सेल रेफरेंसिंग हमने की है तो उसके अनुसार आएगा। सेल रेफरेंसिंग करने से ये होता है कि सेल की वैल्यू में कभी भी चेंज करते हैं तो कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आया है उसमें अपने आप चेंजेस हो जाते हैं। चलिए इस चीज को अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, एक सेल पर हमने क्लिक किया और हमें मान लीजिए करना है 5 × 2, सिंपल सा। तो शुरुआत =2 से करनी है। जैसे ही आप =2 लिखते हैं एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर हमने लिखा 5, फिर हमने लिखा इनटू, और फिर हमने लिखा 2 और एंटर दबा दिया। ये देखिए एंटर दबाते ही हमें क्या मिला? 2। अब 10, 5 × 2 लिखा था हमने तो आउटपुट आ गया 10। सही आ रहा है। अब आप इस सेल पर क्लिक करिए।
ठीक है, इस सेल पर क्लिक करके जरा फॉर्मूला बार पर देखिए, फॉर्मूला बार पे लिखा हुआ है इक्वल्स टू 5 इंटू 2, यानी कि फॉर्मूला बार में हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला बार के इधर क्लिक करा और अब की बार हमने 5 इंटू 2 की जगह कर दिया 5 इंटू 5, ठीक है, और एंटर दबा दिया। अपने आप देखिए जैसे ही 5 इंटू 5 करा तो 25 आ गया। सेल पर क्लिक किया, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला नजर आ रहा है, या फिर जैसा कि मैंने आपको कहा था यहां डबल क्लिक करेंगे ना तो भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे कि मैंने करा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि क्यूब, है ना, ये देखिए क्या आउटपुट आ गया 125। फॉर्मूला बार में भी नजर आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ऐसे तरह तरह से हम कर सकते हैं। इक्वल्स टू लिखा और हमने लिखा 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, हमारा ये कैलकुलेशन हमें करनी थी, एंटर करा, आ गया 24, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 23, 45, 12, 56, ठीक है, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब मुझे इनका टोटल चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, इक्वल्स टू, फिर मैंने लिखा 23, फिर मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, फिर मैंने लिखा 45 प्लस 12 प्लस 56, एंटर की दबाई, क्या आ गया 136, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए लिखा हुआ आ रहा है 23 प्लस 45 प्लस 12 प्लस 56, है ना, फॉर्मूला बार में आपको पूरा दिख रहा है। तो यहाँ हमने काम में लिए हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सेल में लिखा हुआ था लेकिन हमने तो इस तरह से लिखा तो सही आउटपुट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और तरह से इसको करते हैं, ये देखिए इक्वल्स टू लगाया, ठीक है, इक्वल्स टू लगाया और देखा कि ये 23 लिखा हुआ है किसमें, E28 में, तो मैंने यहां लिख दिया E28, ठीक है। E28 क्या है, सेल है, उसमें लिखा हुआ है 23, प्लस लगा दिया और अब की बार E29, E29, फिर प्लस लगाया और अब की बार E30, ठीक है, प्लस E31, E31 में जो भी कुछ लिखा हुआ है। अभी भी आउटपुट क्या आ गया 136। आप कहेंगे कि भाई दोनों में समान ही तो आ रहा है, लेकिन यहां पर हमने कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं और यहां हमने क्या लिखा है, यहां हमने सेल को रेफर किया है, हमने लिखा है E28, E29, E30, E31, ये सब क्या है, ये सेल के नाम है। E28 जो सेल है उसमें 23 लिखा हुआ है, E29 में 45 लिखा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। एक और तरीका है, इक्वल्स टू लिखा, फॉर्मूले की शुरुआत हो गई और 23 पे क्लिक कर दिया, इस सेल पर क्लिक कर दिया तो देखिए सेल का नाम आ गया, है ना, अपने आप आ गया, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी गौर से देखना पड़ा था कि E28 है ना सेल का नाम, फिर लिखा तो उसमें टाइम गया। अब क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए क्लिक करने से सेल का नाम आता जा रहा है, हो गया। तो ये तीनों आउटपुट आ गए, ठीक है ना। ये देखिए यहां पर क्लिक कर रहे हैं तो फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है 23 प्लस 45 प्लस 12 प्लस 56, इस पर क्लिक करने पे लिखा हुआ आ रहा है E28 प्लस E29, E30 प्लस E31, यानी कि सेल रेफरेंसिंग। और जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसमें भी लिखा हुआ आ रहा है E28 प्लस E29 और ये पूरा, है ना। तो दोनों में अंतर क्या है, बस दोनों जगह हमने सेल रेफरेंसिंग की है, यहाँ हमने टाइपिंग कर दी थी और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो अपने आप नाम आ गए, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम। वहां पे हमने मैन्युअली टाइपिंग कर दी थी सेल के नाम की, यहाँ पर क्लिक कर करके कर दिया, ठीक है, दोनों में समानता है। अब देखिए इन 4 नंबर का एडिशन किया है हमने, लेट से 23 की जगह ये गलती से 32 था 23 डल गया, मान लीजिए ऐसा कभी हो जाता है ना, तो हमने इसको कर दिया 32, तो 32 कर दिया, एंटर की दबाई, ये देखिए ये 136 ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा ही रहा, लेकिन ये नीचे वाले हो गए 145 145। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने 23 की जगह हमारा जो सेल था E28 ये वाला, इसमें क्या हुआ
इसमें 23 लिखा था 32 कर दिया, तो अब यहाँ पर इसको काम में लिया गया है तो अपने आप अपडेशंस हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज आपको कि अगर हम सेल को रेफर करते हैं तो अगर सेल में कभी भी कोई चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस अपने आप अपडेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई अपडेशन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कांस्टेंट काम में लिए थे। यहाँ हमने लिखा था 23 + 45 + 12, तो कोई अपडेशन नहीं हुए। तो ये चीज का फायदा है सेल रेफरेंसिंग में। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने ये बना रखा था, ठीक है ना, ये हमने बनाई थी, स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं, उनके साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश में नाम आ रहे हैं ना। और क्या दिया हुआ है इसमें? और कुछ भी नहीं दिया हुआ। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि हम यहाँ लिख देंगे टोटल। ठीक है, टोटल कर देंगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे टोटल? = लगाएंगे, फिर प्लस करना है, फिर ये चुन लिया, फिर प्लस कर दिया, फिर कंप्यूटर वाले जो मार्क्स हैं उन पर क्लिक कर दिया, फिर प्लस लगा दिया, और इस तरह से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा हो गया। क्या हुआ? D2 + E2 + F2 + G2 + H2। फॉर्मूला बार में हमें सब दिख रहा है, एंटर की दबाई, टोटल आ गया कितना? 389। इस पर क्लिक करा, देखिए फॉर्मूला बार में सब नजर आ रहा है। कोई भी करेक्शंस करने हो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट के अगर मार्क्स इनपुट होते तो हम कर देते। चलिए मार्क्स एंटर कर देते हैं कुछ और फिर देखते हैं। ठीक है, ये मार्क्स हमने डाल दिए। अब यहां पर हमें टोटल करना है, तो कैसे किया था? = लगाना है सबसे पहले, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो खुद लिख दीजिए, और सेल रेफर करना है तो सेल पर क्लिक कर दीजिए, सेल का नाम आ जाएगा। और आगे आप भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी आपको प्लस का चिन्ह लगाना है या जो भी कुछ करना है आप कर सकते हैं। ये देखिए पूरा हो गया हमारा। D3 + E3 + F3 + G3 + H3, एंटर किया, ये देखिए आउटपुट आ गया 327। ठीक है, तो इस तरह से टोटल निकल के आ गया। अब अगर परसेंटेज निकालनी हो तो क्या कर सकते हैं? यहां पर चलिए एक बार लिख देते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो यहां हम डालने जा रहे हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज जो है वो कैसे आएगी? = लगाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर टोटल या तो खुद लिखिए 389, लेकिन वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए टोटल कहां पे है? यहां पर है। ठीक है, अब इनटू। ठीक है, अब ये 5 सब्जेक्ट में मार्क्स थे, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, और 100 में से थे तो 500 डिवाइडेड बाय 100। हम यहां पे ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके बॉड मास रूल वगैरह होता है उस अनुसार भी आप चल सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज, अब इसमें हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देंगे। फॉर्मेट सेल्स पर जाके राइट क्लिक करके भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, यहाँ पे जैसे ये नंबर है, नंबर टैब पर जाके कि नंबर है, इसमें डेसिमल प्लेसेस अलाउड हैं नहीं है ना, वो चीज हम बता सकते हैं। तो जो भी तरह की आपको कैलकुलेशन करनी है आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
आप ऐसे ही और भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आप एंटर करके परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी चीज़ है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 67, कुछ नंबर्स अगर रैंडम उसमें लिखे हुए हैं, है ना, अभी तो एक साथ लिखे हुए थे, है ना, तो आप उसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये देखिए इक्वल्स टू लिखा, ये देखिए, तो इस तरह से जब आप अलग अलग जगह लिख रहे हैं तो वो चीजें भी आप सेल को रेफर कर रहे हैं जब, तो सेल का नाम लिख देंगे तो सब चीज हो जाएगी। कई मतलब कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि भाई हम एक साथ ही नंबर्स हमारे लिखे हुए हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह की कैलकुलेशन है आप सेल को रेफर करा के अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। और जब भी हम यहाँ पे कोई चेंजेस करेंगे, जैसे कि लेट से मैंने यहाँ पर इस सेल में 67 की जगह मैंने लिख दिया 60, है ना, तो अपने आप ये देखिए ये अपडेट हो गया रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने सेल रेफरेंसिंग करी हुई है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फॉर्मूलाज टैब है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूलाज से संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे फंक्शंस काम में लेके भी कैलकुलेशन कराई जा सकती हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा ये फंक्शंस की लाइब्रेरी है जहाँ पर तरह तरह की कैलकुलेशंस कराने के लिए फंक्शंस बने हुए हैं। तो फंक्शंस हम बाद में देखेंगे कैसे काम में लेते हैं, और फॉर्मूलाज और फंक्शन से संबंधित सारी ऑप्शंस यहाँ पर फॉर्मूलाज में मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हमने समझ ली। अब थोड़े से अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास होंगे तो हम काफी सारी चीजें और भी करा पाएंगे, है ना। जैसे कि अभी फिलहाल के लिए हम ये डेटा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करते हैं हम, ठीक है, और मार्क्स एंटर करेंगे। तो कुछ डेटा हमें यहाँ पर एंटर करके रखना होगा। तो दो तीन चीजें और हम देख सकते हैं कि हम क्या बहुत चीजें ऐसी कर सकते हैं जिनसे हमें अलग अलग कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। जब सेम टाइप की कैलकुलेशन हमें करनी है मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए, मल्टीपल कई सारे स्टूडेंट्स के लिए, हमें जैसे परसेंटेज निकालनी है, टोटल निकालना है, तो बार बार टोटल निकालना, परसेंटेज निकालना, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्क्स लिख देते हैं एक बार हम जल्दी से इनके, ये हमने मार्क्स एंटर कर दिए यहाँ पे। दूसरे स्टूडेंट के लिए भी ठीक है। एक स्टूडेंट के हम थोड़े से कम मार्क्स देते हैं ताकि थोड़ा सा पता चले हमें अंतर। और ये भी हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने टोटल निकाली थी, यहाँ पर हमने टोटल निकाला हुआ है, तो यहाँ पे 389 आ रहा है एक पहले स्टूडेंट का, दूसरे का आ रहा है 327। अब मान लीजिए ये भी हम डिलीट कर देते हैं एक बार, ठीक है। हमने क्या करा हुआ है, टोटल निकाला हुआ है। अब एक स्टूडेंट के लिए निकाला हुआ है, लेकिन अभी मेरी क्लास में 55 बच्चे हैं, तो बाकी और बच्चों का भी टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, डिवीजन निकालनी है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन आप एक क्लिक के साथ जो काम आपने एक स्टूडेंट के लिए किया है आप सभी के लिए कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था फिल हैंडलर को ड्रैग करा आपने नीचे की ओर, ठीक है,
और ये देखिए सभी स्टूडेंट्स का टोटल आ गया। अब चाहे 50 बच्चे हों चाहे 100 बच्चे, आपने एक बच्चे के लिए टोटल निकाली, एक बच्चे के लिए परसेंटेज निकाली, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए आप आसानी से टोटल या जो भी कुछ कैलकुलेशन करी है वो कर सकते हैं। क्या करा हमने, केवल एक स्टूडेंट के लिए हमने टोटल निकाली और उस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो और बच्चों के लिए भी टोटल निकल कर आ गया। इसी तरह से एक बच्चे की परसेंटेज निकाल दी पहले वाले रिकॉर्ड के लिए, उसको नीचे ड्रैग किया, तो एक तरह से हम क्या ड्रैग मीन्स होता है, एक तरह से हम कॉपी कर रहे हैं। तो हमने फॉर्मूला कॉपी किया, क्योंकि उस सेल में क्या लिखा हुआ था, फॉर्मूला। उस सेल में 389 नहीं लिखा था, उस 389 के पीछे जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ था, और हमने नीचे ड्रैग किया। इसका मतलब हम फॉर्मूले को नीचे की तरफ कॉपी कर रहे हैं। जब हम फॉर्मूले को कॉपी करेंगे तो बाकी जो नीचे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए भी टोटल या परसेंटेज वो आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से देखिए रिपोर्ट कार्ड जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, उसमें कितनी आसानी से एक स्टूडेंट के लिए आपने कैलकुलेशन करी और एक क्लिक के साथ ही बाकी सारे स्टूडेंट्स को, चाहे 1000 बच्चे हों, 1000 बच्चों का भी डेटा हो, तो 1 सेकंड में वो सारा काम हो जाएगा। तो इजी हो गया काम। तो ये चीज़ स्प्रेडशीट में बहुत इसलिए उपयोगी है। और अभी आपको अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो एक बार हम नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट करेंगे कि कैसे हमने फॉर्मूले को ड्रैग करके और सभी स्टूडेंट्स के लिए टोटल निकाल लिया। ठीक है बच्चों, आज समय पूरा हो गया है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।